हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज मैं फिर से उड़ान सीरीज का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में आपको फिर से उड़ान सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब कि जो JEE मेन और एडवांस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसी का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा इस वीडियो में। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, उसके बाद देखो उसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आपने एक बार रीड कर लिया होगा। फिर मैं क्वेश्चंस को समझाता हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप लोगों को। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एलिमेंट जो बी है, एलिमेंट बी कैसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, सीसीपी स्ट्रक्चर बनाए हुए है। कैसा स्ट्रक्चर बनाए हुए है, सीसीपी। सीसीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। क्या होता है बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग कौन से एलिमेंट के आइटम बना रखा है, एलिमेंट बी। ठीक है, अब एलिमेंट ए देखो, एलिमेंट ए बोला गया है कि हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। एलिमेंट ए कहां पे रखा गया है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ठीक है, तो बी था सीसीपी स्ट्रक्चर, ए कहां पे है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्सीजन एटम्स कहां पे है, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको समझना क्या है बच्चों कि अगर कोई भी एलिमेंट, देखो बी दे रखा है, मैं पहले बी लिख देता हूं, और बी एलिमेंट कहां पे है तो सीसीपी, मैं ब्रैकेट में सीसीपी दिखा देता हूं। फिर देखो एलिमेंट क्या है, ए है, एलिमेंट ए कहां पे रखा गया है तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना बच्चों। एलिमेंट ए कहां पे रखा गया है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर। और देखो ऑक्सीजन जो एटम्स हैं, ऑक्सीजन जो एटम्स है वो कहां पे रखा गया है, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो ऑक्सीजन कहां पे है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। अब एक बात बताना है यहाँ पे कि बी कहां पे है, सीसीपी, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कहां पे बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे बी रखा गया है। तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि जब भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे कोई भी एलिमेंट रहे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे कोई भी एलिमेंट रहता हो तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के एक यूनिट सेल में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स होता है, कितने आइटम्स होंगे, 4। क्लियर। इसका मतलब बाबू कि जो बी एलिमेंट सीसीपी बनाए हुआ है तो सीसीपी में एक यूनिट सेल में, सीसीपी का एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होता है, 4 होते हैं। क्लियर। अब देखो अगर आपको ये चीज याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सर कैसे, मैं समझाता हूं। अब देखो अगर आपको पार्टिकल पता चल गया ना कि कितना पार्टिकल अरेंज हो रहा, तो आपको आसानी से टेट्राहेड्रल वॉइड पता चल जाएगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी पता चल जाएंगे। कैसे, तो देखो अगर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल को अरेंज कर रहे हो उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, और जितने पार्टिकल को आप अरेंज किए उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ये चीज़ बच्चों अच्छे से नोट कर लेना ताकि इस टाइप का क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने क्या बोला, जितने पार्टिकल को आप अरेंज करते हो उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, और जितने पार्टिकल को आप अरेंज करते हो उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो कितने पार्टिकल को अरेंज किए हमने, 4 पार्टिकल्स को। कितने पार्टिकल को अरेंज किया, 4 पार्टिकल। तो 4 का डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, तो 4 का डबल 8 क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और कितने पार्टिकल को अरेंज करे थे बाबू, 4 पार्टिकल्स। इसका मतलब 4 जितने पार्टिकल को आप अरेंज किए उतना ही बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कितने पार्टिकल को अरेंज किए, 4, तो
ऑक्टाहेड्रल कितना बनेगा? 4। क्लियर? तो देखो अगर B CCP में है तो CCP में कितने पार्टिकल्स होता है? 4 पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है। तो हमने अभी समझाया जितने पार्टिकल को अरेंज करते हो उतना ही ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो कितने ऑक्टाहेड्रल बनेंगे? 4। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कि 4 पे पार्टिकल्स को नहीं रखना है, सारे ऑक्टाहेड्रल पे पार्टिकल्स नहीं रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मतलब जितना भी है उसको उसका हाफ ले लो। क्लियर? अब यहां देखो बाबू, यहां 4 ऑक्टाहेड्रल बना और उसका हाफ कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ था। क्लियर? अब उसी तरह से देखो ऑक्सीजन कहाँ पे है, तो कहाँ पे रखा गया है? टेट्राहेड्रल पे, ऑल टेट्राहेड्रल। अब बताओ कि 4 पार्टिकल है, अभी अभी समझाया, कितने टेट्राहेड्रल बनेगा? डबल बनता है ना। तो 4 पार्टिकल को अरेंज करोगे तो टेट्राहेड्रल कितना बनेगा? 8। है कि नहीं बच्चों? बोलो। अब देखो यहां पे इसको डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? 2। तो यहां पे लिखोगे 4, 2 और क्या है बच्चों? 8। क्लियर? अब ये देखो तीनों नंबर क्या है? डिविजिबल दिख रहा 2 से। तीनों नंबर क्या दिख रहा? डिविजिबल दिख रहा। किससे? 2 से। तो डिवाइड कर दो सर। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बाबू? 4। ठीक है? अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितना है बाबू? A कितना है? 1। ठीक है? B कितना है? B है 2 और O कितना है? 4। अब ये देख लो किस में ऑप्शन मैच खा रहा आपको, किस में ऑप्शन मैच खा रहा? तो किस में है बाबू? देख लो A, इसी में तो मिल रहा हमको, तो इसका आंसर क्या हो गया? B। तो बाबू ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बताया अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो इस टाइप का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों से। क्लियर? तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सेकेंड क्वेश्चन को रीड कर लो, सेकेंड क्वेश्चन को रीड कर लो, उसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूं। रीड किए सेकेंड क्वेश्चन? ठीक है? तो चलो सेकेंड का भी सॉल्यूशन मैं करवाता हूं। देखो बोला गया है सर, व्हिच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ। मतलब बाबू अनइक्वल एज लेंथ का मतलब एक भी एज लेंथ बराबर नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है? और बोला गया ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। इसका मतलब है बाबू कि मतलब तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गामा सारे क्या है? 90 से अलग है। ये कंडीशन दे रखा है बाबू। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अनइक्वल एज लेंथ, मतलब तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। क्लियर? और तीनों एंगल 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। तो बाबू ये कंडीशन जो फॉलो होता है वो है, जैसे हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें होता है बाबू A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है और गामा क्या होता है? 120 डिग्री। अब देखो ये तो फॉलो नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन में बोला ये कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा? ये कंडीशंस को कौन फॉलो कर रहा? तो बाबू हेक्सागोनल तो नहीं फॉलो कर रहा, ये तो कंफर्म पता चल चुका है कि नहीं बच्चों? उसी तरह देखो क्या दे रखा है? मोनोक्लिनिक दे रखा ना बच्चों। तो मैं इसका भी कंडीशन बताता हूं आप लोगों को। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। क्या होता है? मोनोक्लिनिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C।
चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन इसकी अगर हम बात करें बाबू कि अल्फा और गामा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर? अल्फा और गामा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 होता है। अब एक बात बताओ, यहां पे तो बोला गया ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, लेकिन यहां देखो दो एंगल तो 90 डिग्री हो रहा, तो बोलो ये आंसर होगा इसका, मोनोक्लिनिक होगा इस क्वेश्चन का आंसर? नहीं होगा। देखो यहां पे बोला तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होना चाहिए और तीनों एंगल भी 90 नहीं होना चाहिए, तो ये दो कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रहा बाबू, है कि नहीं? तो चलो टेट्रागोनल की बात कर लेते हैं। टेट्रागोनल का क्या कंडीशंस होता है, कब बोलते हैं टेट्रागोनल? तो टेट्रागोनल में होता है बाबू तीनों मतलब दो एज लेंथ बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होते। ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन बाबू यहाँ पे तो देखो तीनों बोला गया है नहीं बराबर होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? तो एंगल की क्यों बात करें, फिर भी मैं कर लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। अब यहाँ पे तो देखो तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो बाबू ये तीनों देख रहे हो, देखो ये बोलता है नॉट, तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो बराबर दिख रहा, यहाँ पे ठीक है नहीं बराबर दिख रहा, तो एंगल भी बोला है 90 डिग्री, हर एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अलग होना चाहिए, तो वो भी कंडीशंस यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन फॉलो करेगा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं कंडीशन बताता हूं। इसमें क्या होता है बाबू, तीनों इक्वल नहीं होता है, और अल्फा बीटा गामा भी क्या होता है, सारे के सारे 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, क्योंकि बाबू यहां बोला गया है तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होगा और तीनों एंगल भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। देख लो तीनों एज लेंथ भी बराबर नहीं है और तीनों एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलो बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चंस को रीड करो तो फिर मैं इसकी भी सॉल्यूशन बताता हूं आप लोगों को। देख लो एक बार रीड करके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, फिर मैं इसकी भी सॉल्यूशन बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो बाबू इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सोडियम मेटल जो है क्रिस्टलाइजेज होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। बाबू नाम पे ध्यान देना, नाम पे, ऐसे क्वेश्चन पे नाम पे ध्यान देना। सोडियम मेटल किस टाइप का क्रिस्टलाइजेज कर रहा, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। और क्या पूछा गया है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस जिसका दे रखा बाबू, क्या दे रखा है, यूनिट सेल की साइड का लेंथ दे रखा है, यूनिट सेल की साइड का लेंथ दे रखा है। मतलब बाबू यहां पे क्या दे रखा है, यूनिट सेल की साइड के लेंथ दे रखा है, मतलब आपको दिया हुआ है एज लेंथ की वैल्यू जिसको हम ए से दिखाते हैं, कितना दे रखा है, 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बाबू यहां पे ए की वैल्यू दे रखा था और क्या पूछा गया, रेडियस ऑफ सोडियम एटम पूछा गया। तो आर की वैल्यू क्या पूछा गया है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम, और इसको हम दिखाते बाबू, रेडियस को हम आर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आर से। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है बाबू, देखो आपके पास 3 फॉर्मूला है आर और ए के बीच रिलेशनशिप का, आपको सॉलिड स्टेट में मात्र और मात्र कितना, केवल और केवल कितना फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। ठीक है, कौन कौन सा, तो देख लो बाबू, R इज इक्वल टू A/2 होता है, या फिर R इज इक्वल टू A/2√2 होता है, या R इज इक्वल टू √3/4A होता है बच्चों। ठीक है, देखो R और A के बीच रिलेशनशिप का
3 फॉर्मूला सॉलिड स्टेट में पढ़ना होता है। ये जो फॉर्मूला है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होता है, ठीक है। और ये जो होता है बाबू वो किसके लिए होता है, फेस सेंटर्ड के लिए होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। और ये जो फॉर्मूला है बाबू, ये फॉर्मूला होता है बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। अब देखो आर और ए के बीच रिलेशनशिप का फॉर्मूला कितने हैं बाबू, 3 ही फॉर्मूला। इसीलिए मैं पहले बोला था कि देखो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, ठीक है। जब भी बहुत इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आर दिया हो रहेगा, ए की वैल्यू पूछेगा, ए देगा, आर की वैल्यू पूछेगा। क्लियर बच्चों, क्लियर ना। तो उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू दे रखा है ए की, और क्या पूछा गया बच्चों, आर। अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो बाबू क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन किया है, क्या दिया हुआ है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आप ही बताओ इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आर और ए के बीच रिलेशनशिप का 3 फॉर्मूला, इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। तो बाबू ये है कि नहीं, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ना बोला तो बॉडी सेंटर्ड के लिए तो ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल, अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका। आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, √3/4। ए है एज लेंथ और आर है रेडियस। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, अब आर की वैल्यू पूछा गया, तो ए की जगह पे कितना पुट कर दो, ए की जगह पे कितना पुट कर दे। देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4.29 है ना बच्चों, 4.29 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो √3 की जो वैल्यू होता है, √3 की जो वैल्यू होता है वो आप लोगों को पता होगा 1.73। अब डिवाइडेड बाय क्या है बाबू, 4, क्या है 4। अब इनटू क्या है सर, 4.29। अब आप लोग बताओ बच्चों, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर 4 से डिवाइड कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना बच्चों, अब फिर क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। क्लियर। तो वैल्यू आएंगे 1.86। क्या वैल्यू आएगा बच्चों, 1.86। अब डिवाइड करके देख लो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, वैल्यू कितना, और ये वैल्यू किस ऑप्शन में बच्चों, तो ऑप्शन ए। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका आपका। क्लियर बाबू। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आर की वैल्यू दे रखा है या ए की वैल्यू दे रखा है, इसमें से यही क्वेश्चन पूछेगा, या तो आर की वैल्यू देगा तो ए की वैल्यू पूछेगा, या तो ए की वैल्यू देगा आर की वैल्यू पूछेगा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कौन सा फॉर्मूला किसका है ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं तीनों फार्मूला लिख दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना था, ये फार्मूला यूज करना था। क्लियर। अब देखो उसके नीचे क्वेश्चन है भी एक बार रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं इसकी सॉल्यूशन बताता हूं। कर लिए तो देखो सॉल्व करवाता हूं इसको भी। देखो बोला गया है which type of defect has the presence of cation in interstitial site। अब जिनको बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना उनके लिए क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। मैं रियलिटी बताता हूं आपको, जिन बच्चे को अगर इन चारों का डिफिनेशन याद हो, कॉन्सेप्ट पता हो, तो ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग खुद इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बोलो। देखो बाबू बोला गया है
कौन सा डिफेक्ट में केटायन कहाँ पे होगा? इंटरस्टिशियल साइट पे। कौन सा डिफेक्ट में केटायन होगा? इंटरस्टिशियल साइट पे। तो देखो बाबू, शॉर्टकी जो डिफेक्ट होता है ना, शॉर्टकी जो डिफेक्ट होता है इसमें केटायन एनायन जो होता है अपने लैटिस साइट से मिसिंग रहता है। क्या रहता है बाबू? मिसिंग रहता है। लैटिस साइट से केटायन और एनायन क्या होता है? मिसिंग रहता है। और इसमें कोई भी केटायन इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट का डिफिनेशन ही होता है बाबू, ऐसा कोई भी डिफेक्ट जिसमें केटायन और एनायन इक्वल नंबर में क्या हो? लैटिस साइट से मिसिंग दिखे, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। मैं समझाता हूं डायग्राम से। देखो मैं डायग्राम से समझा रहा हूं बाबू, आप एक बार देख लो। देखो अगर यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट का डिफिनेशन हम लिखें या डायग्राम से आपको समझाएं तो क्या होता है समझ लो ऐसा। फिर यहाँ पे a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये बाबू आपके पास आइडियल डिफेक्ट होते हैं। मतलब ये आइडियल क्रिस्टल माना जाता है ऐसा, ठीक है। डिफेक्ट कब बोलते हैं? डिफेक्ट कब बोलते हैं? देखो ये कैसा है बाबू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? आइडियल क्रिस्टल, ठीक है। अब देखो डिफेक्ट कब होगा? जैसे यहाँ पे इक्वल अमाउंट में केटायन और एनायन क्या हो? मिसिंग हो जाए। इक्वल अमाउंट में क्या हो? केटायन और एनायन क्या हो? मिसिंग हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे A प्लस, यहाँ दिखाया B माइनस, यहाँ पे A प्लस चलो खाली हो गया, यहाँ दिख रहा B माइनस, फिर यहाँ पे B माइनस A प्लस, फिर यहाँ B माइनस, यहाँ पे A प्लस दिखा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे A प्लस और यहाँ से खाली हो गया, फिर यहाँ पे A प्लस, यहाँ B माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो इन दोनों डायग्राम में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो A क्या है? A यहाँ पे मिसिंग दिख रहा, और यहाँ पे देखो इस डायग्राम में यहाँ पे B मिसिंग दिख रहा। मतलब इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन क्या हो यहाँ मिसिंग दिख रहा। तो इसको हम कौन सा डिफेक्ट के नाम से जानते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। जिस भी किसी क्रिस्टल में इक्वल नंबर में केटायन और एनायन मिसिंग दिखे उसे क्या नाम देते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। मतलब एक केटायन और एक एनायन गायब हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर? तो बाबू ये तो कभी भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे इंटरस्टिशियल किसको बोलते हैं? ये सब जो जगह है ये सब क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल साइट कहलाता है। तो बताओ इसमें तो ये डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट पे केटायन जा रहा है, केटायन तो सीधे बाहर निकला हुआ है ही नहीं केटायन यहाँ पे, तो केटायन नहीं है इंटरस्टिशियल साइट पे। इसका मतलब ये शॉर्टकी डिफेक्ट कभी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर? देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है वो समझ लो। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? कि अपना लैटिस साइट को छोड़कर, केटायन अपने लैटिस साइट को छोड़कर एनायन में ऑक्युपाई करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? केटायन अपने लैटिस साइट को छोड़कर कहाँ पे ऑक्युपाई हो जाता है? इंटरस्टिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देखो ये इंटरस्टिशियल साइट पे था और यहाँ से अपने जगह से उठकर कहाँ चला गया? इंटरस्टिशियल साइट पे। क्लियर? तो शॉर्टकी डिफेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? इक्वल नंबर में केटायन एनायन मिसिंग होता है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? केटायन अपनी जगह को छोड़कर कहाँ पे चला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट पे। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर बच्चों? तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए। चलो एक क्वेश्चन को और सॉल्यूशन करवाता हूँ इसमें। चलो बच्चों, तो एक क्वेश्चंस को और मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ इस वीडियो में। तो पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, रीड कर लिए? तो देखो
देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉपर जो है वो एफसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर रखता है। कौन सा स्ट्रक्चर रखता है बाबू? एफसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर। कॉपर क्या है? एफसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है बच्चों, क्या स्ट्रक्चर रखता है? एफसीसी यूनिट सेल। क्लियर? और बोला गया है उसका एज लेंथ दे रखा है x एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और डेंसिटी पूछा गया है बाबू। क्या पूछा गया है? डेंसिटी पूछा गया। तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो कैसे निकालते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। ठीक है, तो बाबू क्या निकालने बोला गया है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लो बाबू, क्या होता है कि डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। क्लियर? उसके बाद मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है सॉलिड स्टेट के लिए, तो वो बाबू जेड एम ए क्यूब जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब एन ए। क्लियर? ये डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बाबू। क्या निकालने का फॉर्मूला है? डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है ना बाबू, यहाँ जेड क्या है? तो जेड होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्लियर बच्चों? तो देखो इसमें जेड की वैल्यू यहाँ पे इससे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या है बाबू? एफसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर। तो जब भी कभी एफसीसी स्ट्रक्चर हो, क्या हो बच्चों? एफसीसी स्ट्रक्चर, तो उसमें जेड की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? जेड की वैल्यू 4 लेते हैं। जब भी कभी एफसीसी यूनिट सेल दिखाई देता हो तो जेड की वैल्यू क्या है बाबू? 4। ये अपने आप मन से ले लेना है। कब? जब एफसीसी दिखाई देता हो। क्लियर? हमने क्या बोला? जेड क्या होता है? तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कौन सा यूनिट सेल है? एफसीसी। तो जेड की वैल्यू क्या लोगे? 4 लोगे। क्लियर? फिर देखो एम जो है बाबू, एम जो है वो है आपका एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, कॉपर का कितना दिया हुआ है? 63.55। कितना दे रखा है? 63.55। मैंने लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये देखो ए क्या है बच्चों? ए को बोलते हैं हम एज लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? एज लेंथ। देखो क्वेश्चन में दे रखा है किसमें? एक्स एंगस्ट्रम। क्लियर? एक्स एंगस्ट्रम। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, हमें डेंसिटी निकालने बोला गया ग्राम सेंटीमीटर में। तो इस एंगस्ट्रम को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो देखो बाबू, अगर हम इसको एंगस्ट्रम को 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है बच्चों? 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तो मीटर में आया ना, हमें तो सेंटीमीटर में लाना है। तो मीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बात क्या किया जाता है बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई। तो ये सेंटीमीटर में आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप खुद बताओ, 10⁻⁻10 है और यहाँ पे 10 क्या है? 2 है। तो -10 और यहाँ 2 क्या होगा? +2 है ना, तो आपस में माइनस हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे? 10⁻⁸। कितना लिखेंगे बच्चों? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे? 10⁻⁻, मतलब 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है,
तो हमने x दिया हुआ था, x की जगह पे क्या किए 10⁻⁻8 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। ठीक है। और देखो एक जो वैल्यू दिया हुआ है वो दे रखा है, और यहाँ पे क्या Na क्या होता है बाबू? एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है? Na क्या होता है बच्चों? एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? उसकी भी वैल्यू को हमें याद होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? अब इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करो तो हमें डेंसिटी का वैल्यू निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा बच्चों? डेंसिटी की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो Z की वैल्यू 4 क्यों लिए? 4 क्या है? नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल। क्या यहाँ दे रखा है? FCC दिया हुआ है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट किया? 4। क्लियर? तो यहाँ पे 4, Z की वैल्यू कितना आया? 4। फिर देखो M की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों? 63.55 दे रखा है ना बच्चों? अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितना दे रखा है? देखो A की वैल्यू कितना दे रखा है? x इंटू 10⁻⁻8। और देखो इसका A का क्या है? क्यूब है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो वैल्यू आप लिख रहे हो इसका क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। क्लियर बच्चों? उसी तरह से अब देखो यहाँ एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है Na है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे? ऐसा। क्लियर? कि कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? अब देखो अगर इन दोनों वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना वैल्यू आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू आएगा? तो 2 मल्टीप्लाई करके देखो 254.2। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितने आएंगे? 254.2। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सर, इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x³ बाबू, ये दोनों क्या है? x इंटू इतना है, x इंटू 10⁻⁻8 है। तो ये तो इसका भी क्यूब होगा, ये इसका भी क्यूब होगा। क्लियर? तो इसके क्यूब करेंगे तो x³ हो गया। क्लियर? और इसका क्यूब करेंगे बाबू तो देखो 10⁻, देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? -24 है कि नहीं? बोलो। अब इंटू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर बच्चों? है ना? अब देखो ये और ये आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा बच्चों कि यहाँ तो रह जाएगा, मान लेते ये वैल्यू पहले लिख देता हूँ, और फिर x³। अब देखो ये 10⁻⁻24 है और ये कितना है? 10⁻23 है। अब ये माइनस में है और ये क्या है? प्लस में है, तो आपस में वैल्यू क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सर। 10⁻24 10⁻23। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 10⁻ क्या हो जाएंगे? -1 होगा सर, होगा ना बच्चों? अब ये 10⁻ क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना? ये वैल्यू 10 गया ना बाबू, तो इस वैल्यू से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इंटू 10 और नीचे क्या हो गया? 6.022 इंटू 10 इंटू x का क्यूब। क्या होगा बच्चों? x का क्यूब। क्लियर? अब इसको अगर सॉल्व करोगे बाबू तो इन 254.2 इंटू 10 करोगे
और डिवाइड करोगे इससे तो वैल्यू आ जाएंगे आपका, वैल्यू आ जाएगा 422x³। ठीक है, अब बताओ बच्चों ये किसका आंसर है, ये कौन सा आंसर है? ए बी सी डी किस में मैच खा रहा, बोलो। अब आप लोग खुद बताओ सर ये वैल्यू किस में मैच खा रहा, तो डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। तो इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाया और जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर JEE मेन एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर बच्चों। चलो तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप लोगों से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।